बड़े लजाते और शर्माते हुए मैंने अभिनव के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में पहनी थी। हालांकि ऐसी आज़ादी हमारे ख़ानदान में हरगिज न थी कि लड़का खुद अपनी मंगेतर को अंगूठी पहनाए, लेकिन ये अभिनव की जिद थी। कहने लगा कि अपनी मंगेतर को मैं अपने हाथों से अंगूठी पहनाऊंगा, और आज अभिनव ने अपनी जिद पूरी कर ली थी। अभिनव का रिश्ता जब मुझसे तय हुआ था तो मेरे पापा ने उसी समय ही अभिनव के घर वालों से कह दिया था कि मंगनी की बस छोटी मोटी रस्म ही करनी है और शादी को समय बाद करेंगे, जब संध्या की शिक्षा पूरी हो जाएगी तब। अभिनव एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था, इनकम भी बहुत अच्छी थी और देखने में भी हैंडसम था। ऐसी कोई भी कमी उसके अंदर नहीं थी कि मेरे पापा इस रिश्ते के लिए इनकार करते। लेकिन जब मेरी सास ने ये कहा कि अभिनव की इच्छा है कि वो संध्या को मंगनी की अंगूठी खुद पहनाए, तो मेरे पापा के चेहरे की रंगत कुछ हल्की पड़ी थी। चेहरे पर नागवारी सी फैल गई थी। कहने लगे, बहन जी, हमारे खानदान में ये रिवायत नहीं है कि लड़का खुद अपने हाथों से लड़की को अंगूठी पहनाए। आप इसे चाहें जो भी समझें, चाहे हमारे पुराने ख्याल समझें, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारे खानदान में पुराने समय से यही चला आ रहा है कि मंगनी की अंगूठी लड़की की सास या उसकी ननद पहनाती है, और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं है। देखना तो दूर, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की की तस्वीर देखने का भी रिवाज नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आपको अपनी बेटी की तस्वीरें भेज दी थीं ताकि आपका बेटा बाद में ऐतराज न करे। लेकिन जो आप कह रही हैं ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता। मैं अपने खानदान की रवायत को तोड़ नहीं सकता, सो हमारी तरफ से ऐसी रस्म करने से साफ इनकार है। ये सुनना था कि अभिनव की माँ के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, भाई साहब, आप किस दौर में जी रहे हैं? आजकल तो ये बातें बहुत मामूली समझी जाती हैं। अगर मेरे बेटे की इच्छा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ये तो आम बात है, और ये सही भी है। शादी से पहले लड़के और लड़की का मिलना, एक दूसरे को देखकर उन्हें पसंद करना अच्छी बात है, ताकि आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए। शादी से पहले ही एक दूसरे को समझ लें, ये अच्छी बात होती है। मंगनी के हवाले से मेरे बेटे ने जो इच्छा जाहिर की है वो मुझे बिल्कुल भी नाजायज नहीं लग रही है। ये बात सुनकर मेरे पापा गुस्से में आ गए। कहने लगे, ठीक है बहन जी, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। आपने रिश्ता करना है तो हमारी शर्तों के अनुसार ही शादी करना पड़ेगी, वरना आपकी मर्जी। ये कहते ही उन्होंने मुझसे कहा कि संध्या बेटा उठो और अपने कमरे में जाओ। मैं फौरन से उठकर अपने कमरे में चली गई। अभिनव के घर वाले बड़े गुस्से से उठकर वापस चले गए थे। सबने यही समझा कि अब ये रिश्ता खत्म हुआ। मेरे दिल में अभिनव के लिए कोई ऐसे जज्बात नहीं थे कि मुझे कुछ दुख होता, इसलिए मुझे कोई भी असर नहीं पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जैसा हम सोच रहे थे। कुछ दिन बाद ही अभिनव के पापा का फोन आया कि वो लोग रस्म करने आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका रवैया बड़ा रूखा रूखा सा था। उन्होंने मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाई और रिश्ता पक्का करके चले गए। मैं जिस गांव में रहती थी वो काफ़ी तरक्की तो कर चुका था, लेकिन यहाँ पर कॉलेज वगैरह नहीं थे, इसीलिए मैं शहर के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं इंग्लिश में एमए करूं, और पापा कहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, और अपने पापा की इच्छा पर ही मैं हॉस्टल में रह रही थी। ये बस एक इत्तेफाक ही था कि अभिनव भी इसी शहर में नौकरी करता था जिस शहर में मैं पढ़ती थी। दोनों के घर वाले गांव में ही रहते थे। अभिनव ने मुझे किसी रिश्तेदार की शादी में देखा था और मेरी खूबसूरती को देखकर मेरा दीवाना बन बैठा था, इसलिए फौरन से अपने घर वालों के रिश्ते के लिए भेज दिया। और दूर की जान पहचान की एक औरत मेरी माँ से मिलने चली आई। उसने रिश्ता देखने और तय करने में कोई मुश्किल पेश नहीं होने दी थी। बस थोड़ी सी गड़बड़ इसी बात पर हो गई थी कि मेरे पापा अपने उसूलों के पाबंद थे, और देखा जाए तो ये बात कुछ हद तक ठीक भी थी। मंगनी के बाद ही लड़के लड़की का आज़ादी से घूमना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बात का कितना भयानक परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही सख्ती से मुझे अभिनव से मिलने से मना कर दिया था, और मंगनी की अंगूठी भी मेरे सास के हाथों से पहनवाई थी ताकि एक दूसरे से जान पहचान न बन पाए। लेकिन मेरे पापा नहीं जानते थे कि मुझे इस बात का कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं हर बात से अनजान अपनी मंगनी पर बेहद खुश थी कि अभिनव जैसा स्मार्ट और हैंडसम लड़का मेरी ज़िंदगी में आया था। अभिनव जैसे लड़के के लिए हर लड़की अपने जीवन साथी के रूप में सपने सजाती थी। मंगनी के कुछ दिन बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं और मैं वापस हॉस्टल में चली गई, और उसके बाद जो हुआ उसका किसी को भी गुमान नहीं था। कुछ दिन बाद ही मेरे हॉस्टल की वार्डन ने आकर कहा कि तुमसे कोई नौजवान मिलने आया है और खुद को तुम्हारा मंगेतर बता रहा है। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि मेरे खानदान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मंगनी के बाद और शादी से पहले लड़का लड़की से मिलने आए।
मंगनी तो बस एक छोटी सी रस्म होती थी। शादी से पहले ना तो पहले मिलना जुलना होता था और ना ही किसी तरह की कोई बातचीत होती थी। मुझे अपनी इस खानदान की रस्म से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि ये बातें मुझे अच्छी लगती थीं। मेरी सोच पर मेरी सारी सहेलियां मेरी हंसी बनाया करती थीं कि तुम कौन सी सदी में जी रही हो। अब तो लड़के लड़कियां मंगनी से पहले ही एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और जिंदगी की मौज उठाते हैं, और तुम हो कि तुम्हारी तो मंगनी हो गई है, फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। मुझे अपने पापा की बातें बेहद पसंद थीं। शुरू से ही मैंने ऐसी ही परवरिश पाई थी, इसलिए वार्डन की बात सुनकर पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैं कहने लगी, कौन आया है? वार्डन ने कहा कि कोई लड़का है, अभिनव नाम है, कहता है तुम्हारा मंगेतर है, तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मैं परेशान सी हुई थी। अभिनव के सामने जाने पर झिझक भी रही थी। फिर मैं ये भी समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे मिलने हॉस्टल क्यों आया था। वार्डन ने जब मुझे खामोश देखा तो कहने लगी, क्या बात है संध्या, क्या वो लड़का तुम्हारा मंगेतर नहीं है? वार्डन की शक की नजरें देखकर मैंने फौरन से नामे सिर हिलाया। मैं कहने लगी, नहीं, वो मेरा मंगेतर ही है। फिर मैंने अपने हाथ में पहनी अंगूठी भी उसे दिखा दी। वार्डन हंसने लगी। मैं जब नीचे वेटिंग रूम में आई तो अभिनव सामने ही बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। अब तक मैंने सिर्फ अभिनव की तस्वीर ही देखी थी, जो कि मेरी छोटी बहन ने मुझे दिखाई थी कि देखो दीदी, तुम्हारा मंगेतर कितना खूबसूरत है। तस्वीर में देखकर अभिनव मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सोच रही थी कि उससे मुलाकात अब शादी के बाद ही मुमकिन हो सकती है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मंगनी की अंगूठी पहनते ही कुछ दिन बाद ही वो मेरे हॉस्टल पहुंच जाएगा। मुझे देखकर अभिनव उठकर खड़ा हो गया। उससे नजरों से नजरें मिलते ही मैं गड़बड़ा सी गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उससे क्या बात करूंगी। मैंने आज तक कभी किसी लड़के से कोई बात नहीं की थी, फिर वो तो मेरा मंगेतर था और इस हैसियत से मैं उससे क्या बात करती। मैं बहुत नर्वस थी और धीरे धीरे कदम उठाती वेटिंग रूम में आई थी। मुझे देखकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। मैंने हिचकिचाते हुए उसे हेलो किया था। मेरी आवाज में कपकपाहट थी, हाथ भी हल्के हल्के लरज रहे थे और ठंडे पड़ रहे थे। मैं सोफे के कोने पर बैठ गई। उसने मेरे हेलो का जवाब दिया और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हारी हॉस्टल का इंचार्ज मेरे बॉस का जानने वाला है और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने की अनुमति उससे ले चुका हूँ। तो फिर चलो चलते हैं, बाकी की बातें रेस्टोरेंट में करेंगे। और ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था। मैं तो अभी यही सोच रही थी कि उससे कैसे ये पूछूं कि वो यहाँ क्यों आया है। उसका यहाँ आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो बात उसने मुझसे कही थी मैं तो हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, अभिनव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, क्यों क्यों नहीं जा सकती? मैंने कहा कि मेरे पापा इस बात को पसंद नहीं करते। मैं हॉस्टल से सिर्फ कॉलेज जाती हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं जाती। मुझे हॉस्टल छोड़ने और लेने भी मेरे पापा ही आते हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के क्या तुम्हारे भाई लगते हैं, जो तुम उनके साथ बैठकर पढ़ाई तो कर लेती हो, लेकिन मेरे साथ कहीं नहीं जा सकती? उसके शब्दों में तंज को मैंने महसूस कर लिया था। मैंने कहा कि मैं कॉलेज में भी अपनी हदों को जानती हूँ और अपनी हदों में रहकर पढ़ाई करती हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से गैर जरूरी बात नहीं की है। मेरी बात पर वो गुस्से से कहने लगा, ये सब बातें मुझे मत सिखाओ। मैं ऐसी शरीफ लड़कियों के बारे में तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। इस समय तुमसे बहस के मूड में नहीं हूँ, चलो उठो। बड़ी मुश्किल से मैंने इंचार्ज को मनाया है। ये कहकर वो फौरन से उठ खड़ा हुआ। उसका मुझसे ये बात करने का अंदाज बहुत ही बुरा लगा था। अभिनव के चेहरे से अब गुस्सा झलकने लगा था, लेकिन मैं वहीं सोफे पर बैठी रही। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर उसने मुझे देखा। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैंने कहा, अभिनव, मैं आपके साथ शादी से पहले कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं कोई आवारा हूँ, कोई सड़क छाप हूँ या मवाली हूँ जो मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊंगा? तुम सीधे सीधे मेरे किरदार पर उंगली उठा रही हो। ये सुनकर तो मैं हैरान सी रह गई थी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो वो कह रहा था। मैंने कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरी बात सुनकर अभिनव गुस्से से कहने लगा, अगर ये मतलब नहीं था तो क्या मतलब था तुम्हारी बात का? सीधा सीधा साफ मतलब था जो मैं समझ चुका हूँ। उस समय अभिनव बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और बहुत ही गुस्से के साथ पूछ रहा था, मुझे हाँ या ना में जवाब दो, तुम अभी मेरे साथ चल रही हो या नहीं? अभिनव ने मेरा पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैंने ना में सिर हिला दिया। ये बात मेरे पापा की परवरिश के खिलाफ बात थी। यकीनन वो मुझे किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता। अगर पापा का कोई जानने वाला मुझे देख लेता तो वो पापा से जरूर कहता। और पापा मेरे बारे में क्या सोचते? उनका तो सारा गुरूर, सारा भरोसा ही मुझसे उठ जाता।
मेरे मुंह से ना सुनना था कि अभिनव कहने लगा, तुम भी अपने पापा की तरह दकियानुसी और पुरानी सोच रखती हो। मेरी मंगेतर हो तुम, तुम्हारी नज़रों में मंगनी का रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता होगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे नज़दीक तो जब तुमने मेरे नाम की अंगूठी पहन ली तो बस तुम अब मेरी हो गई हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे बारे में बहुत ही गलत सोच रखती हो। तुम्हारी कही हुई बात ने मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाई है। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जैसा चाहो। ये कहकर वो फौरन से हॉस्टल से बाहर चला गया। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, शायद मैंने उसे समझने में गलती की, या शायद वही मुझे ठीक से जान नहीं पाया। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था जो वो सोच रहा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन बेहद घबराई हुई थी। बार बार अभिनव की बातों के बारे में ही सोच रही थी। मेरी दोस्त ने जब मुझे यूं परेशान देखा तो वजह पूछने लगी, और उस समय तो सच में मुझे किसी हमदर्द के मशवरे की ज़रूरत थी। मैंने अपनी दोस्त साक्षी से सारी बातें कह दी। मेरी बात सुनकर साक्षी कहने लगी, तुम पागल हो क्या? एक तो तुम्हारा मंगेतर तुम्हें यहाँ पर खुद लेने आया, इंचार्ज से उसने इजाज़त भी ले ली थी, और तुमने उसे मना कर दिया। तुम्हें तो उसके साथ फौरन चला जाना चाहिए था। मुझे देखो, मेरी उम्र 30 के लगभग हो चुकी है, लेकिन रिश्ता नहीं आता। मैं यहाँ नौकरी करती हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ। आजकल लड़कियों के रिश्ते होना किस कदर मुश्किल हो गया है, तुम्हें अंदाजा भी है। अभी तुम कम उम्र हो, खूबसूरत हो, इसलिए अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। और जानती हो, मंगनी टूट जाए तो लड़की के लिए आने वाले रिश्ते 100 सवाल करते हैं कि आखिर ऐसी भी क्या वजह हो गई थी कि लड़की का रिश्ता टूट गया। जरूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी। साक्षी ने जो बात कही थी वो ठीक तो थी, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी? मैंने जब से आंख खोली थी मेरे घर का माहौल ऐसा ही था। लड़कियों के साथ बहुत पाबंदी की जाती थी, और यही वजह थी कि हमारे खानदान की किसी भी लड़की ने खानदान की नाक नहीं कटवाई थी। सब इज्जत और सम्मान के साथ ब्याही गई थीं और अपने अपने ससुराल में खुशी से रह रही थीं। हमारे खानदान वालों को अपनी लड़कियों पर गर्व था, और जब मैंने ऐसे माहौल में परवरिश पाई थी तो कैसे मैं यूं मुंह उठाकर अपने मंगेतर के साथ चली जाती। साक्षी कहने लगी, तुम्हारे पास नंबर है अपने मंगेतर का? मैंने मना कर दिया। कहने लगी, तुम तो बिल्कुल अकल से पैदल हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मंगेतर किस ऑफिस में काम करता है? ये इत्तेफाक था कि मुझे उस कंपनी का नाम मालूम था जहां अभिनव जॉब करता था। मैंने साक्षी को बता दिया। कहने लगी, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे मंगेतर की कंपनी में जाऊंगी और उसका नंबर लेकर आऊंगी। तुम मुझसे मेरे मोबाइल से बात करना और उससे माफ़ी भी मांग लेना। देखो, अगर उसने रिश्ते से इनकार कर दिया तो तुम्हारे पापा भी तो पूछेंगे कि वजह क्या हुई। तुम क्या बताओगी? और वैसे भी तुम यहाँ की रहने वाली थोड़ी हो। अगर तुम्हें कोई देख भी लेता तो कोई पहचान नहीं बता पाता। एक मुलाकात ही तो करनी थी, कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। साक्षी की बातें मुझे अभी के लिए तो थोड़ी सही लग रही थीं। मैंने सोचा वो ठीक कह रही है, एक ही मुलाकात की तो बात है, मुझे अभिनव से मिल लेना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो एक मुलाकात मुझे किस दलदल में धकेल देगी। खैर, अगले दिन पूरा दिन कॉलेज में लेक्चर लेती रही और वापस हॉस्टल आई तो खाना भी ठीक से नहीं खाया गया। बस मुझे साक्षी के वापस आने का इंतजार था। वो शाम के 6 बजे आती थी, लेकिन 6 बज भी चुके थे। 7:30 बजे के करीब वो आई थी और बेहद खुश थी। कहने लगी, मैं गई थी तुम्हारे मंगेतर की कंपनी में। संध्या, तुम्हारा मंगेतर तो बहुत अच्छा खासा हैंडसम है। अरे तुम तो बड़ी बेवकूफ़ हो जो तुमने उसे इनकार कर दिया। तुम्हारी जगह मैं होती तो बाहों में बाहें डाल कर जाती उसके साथ। तुमने तो बहुत ही अच्छी किस्मत पाई है। फिर उसने मुझे अपना मोबाइल दिया और कहने लगी, इसमें उसका नंबर सेव है, चलो बात कर लो। मेरा दिल तो ये सुनकर ही जोरों से धड़कने लगा था। मैंने आज तक कभी किसी लड़के से इस तरह फ़ोन पर बात नहीं की थी, और फिर वो झिझक मेरे आड़े आने लगी। मैंने साक्षी के हाथ से मोबाइल तो ले लिया था, लेकिन नंबर डायल करने से पहले ही मेरी उंगलियां कांपने लगी थीं। साक्षी ने जब मुझे यूं बैठा देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, लगाओ फ़ोन, वो तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा है। मुझसे कह रहा था कि अपने बेवकूफ़ दोस्त को समझाओ, मंगनी और शादी के बीच का जो समय होता है वो बहुत ही खुशगवार और यादों को समेटने वाला होता है, लेकिन वो न जाने किस सदी की लड़की है जो इन खूबसूरत पलों को समेटने और यादगार बनाने की बजाय इन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैंने धड़कते दिल के साथ मोबाइल पकड़ा था। अभिनव का नंबर मुझे साक्षी ने ही मिलाकर दिया था। कहने लगी, चलो तुम बात करो, मैं जरा अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ। वो कमरे से बाहर चली गई। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। ना चाहते हुए भी मैं बहुत नर्वस हो रही थी। पहली घंटे पर ही अभिनव ने फ़ोन उठा लिया था, और उसने जिस बेताबी से हेलो कहा था, मैं उसकी बेताबी महसूस कर चुकी थी। मैंने कहा, मैं संध्या बात कर रही हूँ। कहने लगा, जानता हूँ। हाँ कहो, क्या बात करना चाहती हो?
अब मैं ये सोच रही थी कि क्या बात करूं। हालांकि पूरा दिन मैं अपने दिमाग को इसी बात के लिए तैयार करती रही थी कि अभिनव से ये बात कहूंगी, वो बात कहूंगी। लेकिन अब लग रहा था कि दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहाँ से करूं। कुछ देर तो मैं अपने दिमाग में शब्दों को बिठाती रही। फिर अभिनव ही कहने लगा, कम ऑन यार, क्या सोच रही हो? तुम्हारी बातों को सुनने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। और प्लीज मुझसे वो बातें करना जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने बस कुछ फॉर्मल से शब्द ही बोले थे, खैर खैरियत ली थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मेरी बातों की वजह से शायद आपको दुख पहुंचा है, लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। वो कहने लगा, छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि कल किस समय तुम्हें लेने आऊं। और इस बात ने मेरे दिल की धड़कनें फिर बढ़ा दी थीं। लेकिन इस बात के लिए मैंने खुद को तैयार कर लिया था। मैंने सोचा था थोड़ी देर के लिए मिलकर वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा, शाम 6 बजे, लेकिन मैं बस 1 घंटे के लिए ही आपके साथ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, इसका फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे सारे फैसले अब मैं खुद किया करूंगा। अगले दिन साक्षी ने ही मुझे तैयार किया था। मैं तो बस एक सादा सा कॉटन का सूट पहनकर ही तैयार हो गई थी। वो कहने लगी, यूं जाओगी? ठीक है, तुम खूबसूरत हो, लेकिन इतनी हसीन भी नहीं हो। मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मैं उसे मना करती रह गई, लेकिन उसने हल्का फुल्का मेकअप मेरे चेहरे पर कर दिया था। फिर मेरे काले रेशमी बाल भी खुले छोड़ दिए, लेकिन मैंने फौरन से अपने बालों का जूड़ा बना लिया था। मैंने कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, तुम अपनी इन हरकतों से जरूर मुझे किसी मुश्किल में डाल दोगी। मेरी बात सुनकर साक्षी चिढ़ गई, कहने लगी, जिस तरह की तुम्हारी सोच है, आजकल के लड़के उन बातों को पसंद नहीं करते। अरे उन्हें तो कॉन्फिडेंस से भरी बोल्ड लड़कियां पसंद हैं। खबरदार जो तुमने रेस्टोरेंट में जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। साक्षी मुझे समझाने लगी। मैंने कहा, ठीक है, कुछ नहीं करूंगी। मुझे लगा रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है और फिर खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। जो वो बातें करेगा उसकी बातों पर बस हाँ या ना में जवाब दे दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पर जाने का कोई खास तजुर्बा नहीं था। ना ही मुझे मालूम था कि मंगेतर आपस में क्या बातें करते हैं। 6 बजे ही मुझे वार्डन ने आकर कहा कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें लेने आया है और इंचार्ज से भी अनुमति ले चुका है। मैंने अपना एक बड़ा सा दुपट्टा निकाला और उसे खुद पर लपेट लिया। साक्षी कहने लगी, ये क्या तुम बहन जी टाइप की तरह बन गई हो? मैंने कहा, लेकिन सिर्फ दुपट्टा ही तो ओढ़ा है, इसमें क्या गलत है? और मैं उसे उतार कर नहीं जा सकती। मेरी आदत थी कि मैं बिना दुपट्टे के कोई भी सूट नहीं पहनती थी। साक्षी मुझे हैरत से देखने लगी। मेरा दिल बहुत डरा हुआ था। पहली बार मैं ऐसा कोई कदम उठा रही थी जिससे मेरे घर वाले अनजान थे। अभिनव आज बहुत खुश था। गाड़ी की फ्रंट सीट पर मैं उसके साथ बैठी बेहद नर्वस हो रही थी। वो मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया, जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम था। पूरे रेस्टोरेंट में मध्यम सी रोशनी थी और हर टेबल पर कैंडल लगी हुई थी। अभिनव एक टेबल के पास मुझे ले गया। मैं बहुत घबराई हुई थी। कैंडल की रोशनी में उसके पास वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझे उसकी नज़रों से ऐसी तेजी सी महसूस होने लगी कि मुझे अपने शरीर में चींटियां सी रेंगती महसूस हो रही थीं। वो मेरे ऊपर से नजरें हटा ही नहीं रहा था। अभिनव कहने लगा, संध्या तुम बहुत खूबसूरत हो। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तो अपने होश ही गुम कर बैठा था, और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारे पापा की आदतें बहुत बुरी लगी थीं। मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाऊं, लेकिन उन्होंने। बात अधूरी छोड़कर वो चुप हो गया था। मुझे उसके मुंह से अपने पापा के बारे में इस तरह की बातें बुरी लगी थीं। मैंने कहा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो कहने लगा, बस करो, ये सब दिखावे की सोचें हैं। वैसे तो तुम्हारे खानदान में लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाने का रिवाज है और मंगेतर से इस तरह मिलने की आज़ादी नहीं है। ये कैसी रिवायत है? ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने हैरत से अभिनव की तरफ देखा। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में भी हमारे खानदान की लड़कियां अपनी इज्जत बचाकर पढ़ाई करती हैं। मेरी बात सुनकर अभिनव के शब्दों में कड़वाहट आ गई थी। कहने लगा, अच्छा, मंगेतर से एक मुलाकात करने में कौन सी तुम्हारी इज्जत उतर रही है? और फिर कॉलेज में तो लड़के लड़कियां सब एक साथ रहते हैं, फिर भला मंगेतर के साथ मिलने में इतनी पुरानी सोच क्यों? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कॉलेज में लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती करते हैं तो ये उन लड़कियों की समस्या है। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। आप उन लड़कियों में मुझे शामिल नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं ये बहस करने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। उसने कुछ चीज़ें ऑर्डर की और खाना हल्की फुल्की बातों के दौरान खाया गया। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तो जैसे जान लबों पर आ गई थी। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और एक अंगूठी मेरे हाथ में पहना दी, जो उसकी माँ ने पहनाई थी। वो उतार कर उसने मेरी दूसरी उंगली में पहना दी। कहने लगा, बस मैं यही तो चाहता था कि मैं तुम्हें मंगनी की अंगूठी अपने हाथों से पहनाऊं। अब तुम ही बताओ, इसमें क्या बुराई थी?
अभिनव की बात पर मैं चुप हो गई थी। शायद ये उसकी छोटी सी ख्वाहिश थी जो वो पूरी कर चुका था। अभिनव ने जो अंगूठी मुझे पहनाई थी वो मेरी उंगली में ढीली हो रही थी। मैंने कहा, अभिनव ये तो बड़ी है, इसे आप अपने पास रखें। लेकिन वो कहने लगा, नहीं, तुम इसे पहने रखो। अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओगी तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे नाप की दूसरी अंगूठी ले आऊंगा। मैं अभिनव की बात पर चौंक गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब दूसरी मुलाकात नहीं करूंगी। मैं आज ही बड़ी मुश्किल से आई थी। मेरी बात पर अभिनव हंस पड़ा था। मुझे लगा अब वो मुझे वापस हॉस्टल छोड़ देगा, मगर वो कहने लगा, इसी होटल के कमरे में उसका दोस्त ठहरा हुआ है। मुझे उससे कुछ काम है, इसलिए मैं उसके पास होटल के कमरे में थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं उठकर खड़ी हो गई। अभिनव के साथ मैं लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर आ गई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं कमरे की तरफ बढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर भारी हो रहा है। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरा सर चक्कर खा रहा है। मैंने अपने हाथ से अपना सर पकड़ लिया था। मैंने कहा, अभिनव, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर बजाय परेशान होने की अभिनव मुस्कुराने लगा। तभी अभिनव ने मुझे बाजू से पकड़ा तो मैंने उससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन बिना उसके सहारे के मैं चल भी नहीं पा रही थी। मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। ये कमरे के बाहर अभिनव जाकर खड़ा हो गया, चाबी से दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गया। अंदर का माहौल काफी रोमांटिक सा था। नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में किसी चीज की हल्की हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। कमरे में मेरे और अभिनव के अलावा कोई और नहीं था। मैं बार बार अपने सर पर हाथ मार रही थी, खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रही थी। और मेरे होश तो उस समय उड़े जब अभिनव ने मुझे बेड पर धक्का दिया और उसके बाद उसने मेरे ऊपर से मेरे दुपट्टे को उतार के एक तरफ रख दिया। मैं चाहकर भी उसका हाथ रोक नहीं पा रही थी। मेरा सर अब भी चकरा रहा था। मैंने कहा, अभिनव, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने मेरे बालों का जूड़ा भी खोल दिया और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई थी। मैंने अपने अंदर की सारी ताकतें जमा करके अभिनव को अपने ऊपर से धक्का दिया था। लेकिन अभिनव के इरादे सही नहीं थे। वो मेरे बहुत करीब आ गया था और मुझे अपने साथ लगा लिया और फिर मेरे साथ कुछ गलत तरीके से तस्वीरें भी लेने लगा। मैं अपने आप को उससे छुड़ा रही थी, लेकिन अभिनव की गुस्ताखियां बढ़ती ही जा रही थीं। तभी मेरे हाथ में साइड टेबल पर रखा गुलदान आ गया। मैं वही उसके कंधों पर मारना शुरू कर दिया। मेरा एक बार उसके सर पर भी पड़ा था। वो मुझसे पीछे हट गया। इससे पहले कि वो कोई और गुस्ताखी करता, मैं फौरन से खड़ी हो गई और होटल के कमरे का दरवाजा खोला और लड़खड़ाते कदमों से लिफ्ट तक पहुंची थी। अभिनव जल्दी से मेरे पीछे लपका था, लेकिन मैं भी सारी हिम्मतें जमा करके अभिनव से दूर भाग रही थी। उस समय ना तो मेरे गले में दुपट्टा था, ना ही मेरे पैरों में चप्पल। मेरे बाल भी खुले हुए थे, बल्कि चेहरे पर फैले हुए थे। लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कर सकती थी वो कर रही थी। मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर गई, सामने से अभिनव आता हुआ दिखाई दिया, जो मेरी ही तरफ तेजी से भागता हुआ आ रहा था। मैंने जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंच पाता, तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, तेज कदमों से दरवाजा खोलकर होटल से निकली थी, लेकिन मुझ पर फिर से बेहोशी छाने लगी थी। मैं जबरदस्ती खुद को जगा रही थी। सामने ही मुझे एक टैक्सी नजर आई। मैं रो रही थी। फौरन उस टैक्सी वाले के पास पहुंची। टैक्सी वाला आराम से पैर पर पैर रखे और अपने मुंह पर रुमाल डाले सो रहा था। मैंने टैक्सी का शीशा बजाया। इससे पहले कि अभिनव वहां पर पहुंचता, मैं वहां से निकल जाना चाहती थी। उस नौजवान ने रुमाल अपने चेहरे से हटाया और मुदी हुई आंखों से मुझे देखने लगा। उसने शीशा खोला और कहने लगा, ये टैक्सी खाली नहीं है। मेरे पैसेंजर अंदर बैठे खाना खा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आएंगे और मैं उन्हें लेकर जाऊंगा। आप कोई और टैक्सी लेकर चली जाएं। दूर दूर तक मुझे कोई भी टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। अभिनव भी नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुका था और रेस्टोरेंट से बाहर आ चुका था। मैं रोने लगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुँचा दो। मैंने उसके बाद उसे सोचने का मौका तक नहीं दिया और जल्दी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर टैक्सी के अंदर बैठ गई और जल्दी से दरवाजा बंद भी कर लिया। उससे कहा कि जल्दी से गाड़ी चलाओ, मेरे पीछे कोई गुंडा पड़ गया है। ये सुनकर वो लड़का फौरन से होश में आ गया था। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फौरन मेन रोड पर ले आया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो अभिनव मुझे जाते हुए देख रहा था। मैंने जल्दी से उस टैक्सी वाले को हॉस्टल का पता बता दिया था। वो कहने लगा, कौन पीछे पड़ गया था आपके? लेकिन मैं उसे क्या बताती कि मेरा मंगेतर ही मेरी इज्जत लूटने पर उतारू हो गया था। मैं रोए जा रही थी। फिर उस लड़के ने मुझसे कोई और सवाल नहीं किया। हाँ, खुद पर ओढ़ी हुई गर्म शॉल उसने उतारी और एक हाथ से पीछे की तरफ मुझे पकड़ा दी। कहने लगा, आपकी हालत ठीक नहीं है, आप ये शॉल ओढ़ लें।
मेरा दिमाग तो इस कदर चकरा रहा था कि ये भी नहीं सोचा था कि मैं बिना दुपट्टे के, बिना चप्पलों के ही उस गाड़ी में आकर बैठ गई थी। मैंने उस शॉल से खुद को लपेट लिया, लेकिन उसके बाद मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। शायद अभिनव ने मुझे जो जूस पिलाया था उसमें कुछ नशीली दवा मिलाई गई थी, जिसने अपना असर अब पूरी तरह पर कर दिया था। मैं समय रहते अभिनव के चंगुल से छूट गई थी, नहीं तो अभिनव मेरी इज्जत तार तार कर चुका होता। जब मुझे होश आया तो मैं अपने हॉस्टल के कमरे में थी। मेरी दोस्त साक्षी मेरे पास बैठी हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। मैंने आंखें खोली तो मेरी दोस्त साक्षी कहने लगी, शुक्र है तुम्हें होश तो आया। क्या हुआ था तुम्हें? मुझे सब कुछ धुंधला सा याद आने लगा। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी। रोते रोते मैंने उसे अभिनव की घटिया हरकत के बारे में सब बता दिया। बजाय वो अभिनव को भला बुरा कहती, वो मुझे ही डांटने लगी। कहने लगी, ऐसा तो मंगनी में होता ही है, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो? साक्षी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और अफसोस भी हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी उससे शादी करूंगी? मैं उससे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर मुझे याद आया कि मैं तो टैक्सी में वापस आई थी और उसी में बेहोश हो गई थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ तक किसने छोड़ा? वो कहने लगी कि कोई टैक्सी ड्राइवर था, वही तुम्हें लाया था। कहने लगा कि ये मैडम बड़ी परेशान थी और रो रही थी। इसी हॉस्टल का उन्होंने मुझे पता बताया, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ये बेहोश हो गईं। फिर वार्डन के साथ कुछ लड़कियाँ तुम्हें उठाकर कमरे तक लाई थीं, क्योंकि तुम तो बिल्कुल बेहोश थीं। मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। वो टैक्सी ड्राइवर मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने सुरक्षित मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुँचा दिया था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जो कुछ मेरे साथ अब आगे होने वाला है वो बहुत ही तकलीफ देने वाला था। अगले ही दिन मुझे अभिनव के नंबर से फ़ोन आया था। साक्षी ने मुझसे कहा कि अभिनव का कॉल है। मैंने कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी है, उससे कहो मेरा उससे अब कोई भी संबंध नहीं है, और जो है वो भी मैं तोड़ दूंगी। साक्षी मुझे घूरने लगी। कहने लगी, एक बार उससे बात तो कर लो, और जो भी तुम लोगों के बीच में नाराज़गी है उसे ख़त्म कर लो। मैंने गुस्से से फ़ोन पकड़ा जिससे कि मैं अभिनव को खरी खरी सुना सकूं, लेकिन जो बात उसने मुझसे कही मेरे होश उड़ के रह गए थे। अभिनव कहने लगा, मैंने साक्षी के नंबर पर कुछ तस्वीरें भेजी हैं, उन्हें देख लो। जो काम मैं तुम्हें बेहोशी में रखकर करना चाहता था अब पूरे होशो हवास में करूंगा, और अगर तुमने मना किया तो तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। फिर कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं तो आज ठीक रात के 10 बजे उसी हॉस्टल के उसी रूम में पहुंच जाना जहां से तुम भागी थीं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ोन से साक्षी का व्हाट्सएप चेक किया तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं ये तो जानती थी कि अभिनव ने मेरे साथ तस्वीरें ली हैं, लेकिन वो किस तरह की तस्वीरें हैं ये देखकर मेरे अब होश उड़ गए थे। मैं पूरी तरह होश में न थी, इसलिए मुझे बस कुछ कुछ याद था। सब कुछ किसी सपने की तरह से लग रहा था, लेकिन इन तस्वीरों ने तो जैसे मुझे जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया था। मैं उन तस्वीरों को देखकर रोने लगी। साक्षी ने भी तस्वीरें देखी। मेरी बात सुनी तो कहने लगी कि उसकी बात मान लो, इसी में भलाई है, वरना तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वो ये तस्वीर हर तरफ वायरल कर देगा। मैंने कहा, नहीं साक्षी, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। साक्षी कहने लगी कि बेवकूफ़ मत बनो, तुम क्यों नहीं समझती? अगर उसने शादी से इनकार कर दिया और तुम्हारी तस्वीर वायरल कर दी तो सोचो, तुम बदनाम होकर रह जाओगी। कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, और ये बात तुम्हारे घर वाले भी सहन नहीं कर पाएंगे। मैं साक्षी को भला बुरा कहने लगी। मैंने कहा, तुमने ही मुझे गलत मशवरा दिया था। काश कि मैं तुम्हारी बात न मानती और मैं उसके साथ रेस्टोरेंट न जाती। साक्षी खामोश हो गई। कहने लगी कि मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ कर जाएगा। मंगनी के बाद रिश्ते में इतना तो चलता ही है, लड़का लड़की एक दूसरे से मिल लेते हैं और बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभिनव इस हद तक चला जाएगा। लेकिन अब मैं तुम्हें एकदम सही मशवरा दे रही हूँ, अगर उसकी बात मान लोगी तो फायदे में रहोगी। लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकती थी। लेकिन अगले ही दिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वार्डन ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया है। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी माँ रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी? मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है और हम सब उन्हें शहर हॉस्पिटल में लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं फ़ौरन से अस्पताल पहुंची। पापा को एंजाइना का अटैक हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इन्हें कोई भी सदमा या तकलीफ की खबर पहुंचाई गई तो इन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये सुनकर तो मैं बेहद परेशान हो गई थी। अगर अभिनव ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन दूसरा रास्ता मेरे सामने जो था वो पाप का रास्ता था, जो मैं नहीं कर सकती थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं अपने माँ बाप के साथ ही घर चली गई थी।
मेरे पापा ने मेरे ससुर को फ़ोन किया और कहने लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके इसे अपने घर ले जाएं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि कहीं अभिनव इनकार ही न कर दे। हालांकि मैंने ये सोच लिया था कि मैं घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ बता दूंगी, अभिनव की सारी सच्चाई बता दूंगी और इस रिश्ते से भी इनकार कर दूंगी। लेकिन जो हालत मेरे पापा की थी, उसे देखते हुए मैं अपने पापा की ज़िंदगी का रिस्क नहीं ले सकती थी। अगले दिन मेरे सास और ससुर आए। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ही ना कर जाए। लेकिन वो 15 दिन बाद की शादी की तारीख देकर चले गए थे। मैं समझी कि शायद अभिनव मेरी बात को समझ गया है, शायद उसे अब अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही होगी। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मेरी माँ के फ़ोन नंबर पर अभिनव की बहन का फ़ोन आया। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हारी ननद तुमसे बात करना चाहती है। लेकिन मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो अभिनव की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था कि अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे पापा की ख़राब तबीयत का सुनकर मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊंगा, तो ये तुम गलत समझ रही हो। मैं ठीक शादी से पहले तुम्हारी वो सारी तस्वीरें सबके सामने दिखा दूंगा। सबसे कहूंगा कि ये लड़की तो चरित्रहीन है, इसका अपने ऊपर इतना ही कंट्रोल नहीं है कि शादी का ही इंतजार कर लेती। मेरे साथ ये पहले ही होटल में रात बिता चुकी है और मैं ऐसी चरित्रहीन लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर मैं रोने लगी। अभिनव की मिन्नतें करने लगी कि ऐसा मत करना। वो कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम मेरी शर्त पूरी करो। उसने मुझे मेरे ही मोहल्ले की एक खाली घर का पता बताया। कहने लगा, ये घर बहुत समय से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। रात के 12 बजे यहाँ पहुँच जाना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूँ तो मेरी सारी बातें मानना होंगी। वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मैंने उसकी बात पर हामी भर ली। इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ रहा था, मेरा दिल डूबे जा रहा था। घर वाले सब सो चुके थे और वादे के अनुसार मुझे घर से बाहर निकलना था। मैं नहीं जानती थी कि जब कुछ दिन बाद ही बारात आनी है तो फिर अभिनव ये सब क्यों करना चाहता है। वो क्यों इज्जत से मुझे अपनाने की बजाय शादी से कुछ दिन पहले मुझसे ये पाप करवाना चाहता है। मैंने बड़ी सी चादर में खुद को छुपाया और दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली। अब अपने पापा की जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अपने कदम अभी दरवाजे से बाहर निकालने ही वाली थी कि मुझे अपने पापा के खांसने की आवाज़ आई। पापा अपने कमरे में थे और शायद जाग रहे थे। वो मेरे बारे में क्या क्या सपने सजा रहे होंगे कि कुछ ही दिनों में उनकी बेटी इज्जत के साथ अपने घर की हो जाएगी। उन्हें मेरे ऊपर कितना घमंड था कि मैंने हमेशा उनकी नाक ऊंची रखी थी, कभी उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया था। और आज मैं उनकी इज्जत और सम्मान को तार तार करने चली थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने फौरन से अपना बाहर निकलता हुआ पाँव अंदर कर लिया था। मैं ये नहीं जानती थी कि मैं जो भी कर रही हूँ इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन मैं अपने पापा के भरोसे को तोड़ नहीं सकती थी। मैं फिर वापस अपने कमरे में आ गई और ख़ुद को हालात के हवाले कर दिया। उसके बाद मैंने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। मेरी ननद के बहुत से फ़ोन आए, वो मुझसे बात करना चाहती थी और मैं जानती थी कि वो अभिनव ही है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि शादी के बाद अभिनव मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। उस समय मुझे सिर्फ अपने पापा की परवाह थी। मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैं दुल्हन बनी बहुत नर्वस थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अभिनव मेरे साथ कौन सा नया खेल खेलने वाला है। बस ये था कि मेरे दिल को अंदर से बहुत सुकून था। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया था, इसलिए मेरा भगवान ज़रूर मेरी मदद करेगा। मेरे पापा बहुत खुश थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो भाग भाग कर काम कर रहे थे। भाई ने उनसे कहा भी कि आप आराम करें, हम सारे इंतजाम संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, वो कहने लगे मेरी बेटी की शादी है, जब तक मैं काम नहीं करूँगा कुछ भी नहीं होगा। बारात का सारा इंतजाम हो चुका था। 8 बजे के समय बारात आनी थी, लेकिन 9 बज गए थे, अभी तक बारात नहीं आई थी। लेकिन इतनी देर तो हो ही जाती है। सब लोग बारात का इंतजार कर रहे थे और फिर ये इंतजार लंबा होने लगा। 9 से 10 बज गए, 10 से 11 और 11 से 12 बज गए। मेरे पापा कई फ़ोन कर चुके थे, लेकिन अभिनव के घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मेरे पापा ने कुछ लड़कों को भेजा कि पता करो कि बारात क्यों नहीं आई। लेकिन जब वहाँ पर जाकर देखा तो खबर मिली कि अभिनव घर से गायब है। उसने कहा है कि आपकी बेटी चरित्रहीन है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं तो समझी थी कि शायद वो मेरी इज्जत रख लेगा। ये सुनकर मेरे पापा का हाथ सीने तक गया था। कहने लगे मेरी बच्ची पर लगाया गया इल्ज़ाम ये झूठा है। लेकिन मेरे भाई ने कुछ तस्वीरें मेरे पापा के हाथ में पकड़ा दी और मुझे कहर भरी नज़रों से देखने लगा। मेरी माँ ने जैसे ही वो तस्वीरें देखी तो मुझे कोसने लगीं। ये क्या कर दिया तूने। मैं रोने लगी।
अब अगर मैं सच्चाई बताती भी तो मेरी बात का कोई भरोसा नहीं करता। मेरे पापा ने वो तस्वीर पकड़ी और फाड़ कर फेंक दी। कहने लगे, ये सब झूठी तस्वीरें हैं, मैं नहीं मानता इन तस्वीरों को, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। ये बात वहां पर मौजूद सब मेहमानों को पता चल चुकी थी। मेरे पापा ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगे, मेरी बच्ची की इज्जत रख लो। लेकिन शादी में आए किसी भी लड़के ने या फिर किसी भी औरत ने मुझे अपनी बहू बनाना स्वीकार नहीं किया। मैं दुल्हन बनी खड़ी रो रही थी। हर तरफ खामोशी थी। सब लोग ये सुनकर मुझे अजीब अजीब सी नजरों से देखकर वापस चले गए। मेरे घर में अब कोई भी नहीं बचा था सिवाय मेरे परिवार के सदस्यों के अलावा। मेरी माँ मुझे बुरा भला कहने लगी। मेरे पापा तो बेजान से कुर्सी पर बैठ गए थे, न बात कर रहे थे न कुछ बोल रहे थे, बस एकटक मुझे देखे जा रहे थे। और मैं थी कि बस रोए जा रही थी कि जब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी समय एक नौजवान हमारे घर में दाखिल हुआ। ये वही था टैक्सी ड्राइवर। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो मुझे रेस्टोरेंट में अभिनव ने पहनाई थी। शायद उसकी टैक्सी में गिर गई थी। वो अंदर आया तो ये सब देखकर मेरे भाई से कहने लगा कि अंगूठी आपकी बहन की है, मेरी टैक्सी में रह गई थी। बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे भाई ने अंगूठी उसके हाथ से छीनी और कहने लगा, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। और फिर मुझ पर भड़कने लगा। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकतें करते हुए? तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी या ये सब करने जाती थी? मैंने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया है, वो झूठ बोल रहा है। और फिर मैंने वो सारी कहानी सुना दी जो घटिया हरकत अभिनव ने मेरे साथ की थी। भाई कहने लगा कि चलो मान लिया कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तस्वीर झूठी है क्या? अब मुझे बताओ कि तुमसे कौन शादी करने आएगा, कौन तुम्हें इज्जत देगा, कौन तुम्हारी बात को सच मानेगा? तुम्हारी वजह से तो हमारी इतनी बदनामी हो गई है कि अब छोटी बहन के लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे। तुम ऐसा करो कि इस घर से निकल जाओ, कहीं जाकर डूब मरो। मेरी माँ भी रोने लगी। कहने लगी, काश कि तुम मर जाती तो हमें ये बदनामी तो न देखनी पड़ती। उसी समय वो लड़का कहने लगा कि आपकी बहन सच कह रही है, मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं है। मेरे भाई कहने लगे, अच्छा अगर तुम जानते हो कि मेरी बहन ठीक है तो ठीक है, तुम इससे शादी कर लो और ले जाओ इसे अपने साथ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैं हैरत से अपने भाई को देखने लगी। वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, ठीक है आप मेरी इसके साथ शादी कर दें, मुझे इस लड़की की पवित्रता पर कोई भी शक नहीं है। ये सुनकर मेरे पापा ने उस लड़के की तरफ देखा जो कि कब से पत्थर की मूरत बने बैठे थे। अचानक पापा पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी आप इन दोनों के फेरे करवाएं। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम दोबारा इस घर में मत आना। मैं सिर्फ अपने पापा के गले लगकर रो रही थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है और तुम्हारे लिए मेरे रब ने बेहतर ही सोचा है और उसी को तुम्हारे पास भेजा है। मैं विदा होकर उस ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। मैं उस समय भी रोए जा रही थी। वो कहने लगा, जब तुम इस टैक्सी में उस दिन बैठी थी तो मैं अभिनव को तुम्हारे पीछे आते हुए देख चुका था और मैं अभिनव को अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि इस रेस्टोरेंट में वो बहुत सी लड़कियों के साथ आ चुका था। वो बहुत सी लड़कियों को डेट के लिए बुलाता रहता था और कुछ लड़कियां तो मेरी ही टैक्सी से इस रेस्टोरेंट में अभिनव से मिलने आती थीं और उनकी बातचीत से अंदाजा लग चुका था कि अभिनव एक अच्छे किरदार का लड़का नहीं है। उस दिन आप नींद की हालत में भी सारी बातें बता चुकी थीं, इसलिए मैं जान चुका था कि तुम्हें धोखे से बुलाया गया था। वो टैक्सी ड्राइवर मुझे अपने छोटे से घर में ले गया जहाँ पर वो अकेला रहता था। वो बहुत ही नेक और शरीफ लड़का था। उसकी आमदनी कम थी लेकिन अपनी मेहनत की रोजी रोटी कमाता था। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। उसका नाम अरुण था। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। कहने लगा, तुम चाय पियो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ और अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी दुख थे, जितने भी गम थे, वो सब दूर हो गए हैं। अच्छा हुआ जो अभिनव जैसे इंसान से तुम्हारा पीछा छूट गया। अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जानी थी। मैं थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई। अरुण बेड पर ही बैठा हुआ था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे घबराहट हो रही थी। अरुण कहने लगा, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर लेती मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम आराम से यहाँ इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। और उसकी बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। मैं भी अरुण के साथ अभी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। हमारी शादी को 8 दिन गुजर चुके थे। अरुण मेरा बहुत ख्याल रखता था। ऐसा लगता था कि जैसे कब से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं भी अब धीरे धीरे अरुण की तरफ खींचने लगी थी। जब भी अरुण मेरी तरफ मुस्कुराकर देखता तो उसकी नज़रों में छुपी शरारत महसूस करके मैं शर्मा जाती और नज़र झुका जाती थी।
लेकिन अभी तक अरुण ने मुझे टच भी नहीं किया था। शायद वो मेरी तरफ से हाँ के इंतजार में था। वो मेरी मर्जी जानना चाहता था, मेरी मर्जी के बिना मुझे छूना भी नहीं चाहता था। और यही बात मुझे अरुण की बहुत अच्छी लगी थी। जब भी अरुण टैक्सी लेकर जाता तो रात को मैं उसका इंतजार करती। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं बदहवास हो जाती थी। और उस दिन भी तो रात के 11 बज गए थे, लेकिन अरुण अभी तक नहीं आया था। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। और जब रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो दरवाज़ा खोलते ही मैं उससे लिपट गई थी। मैंने उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था और रोते हुए बड़बड़ाई जा रही थी, अरुण मैं मर जाऊंगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी बेताबी पर अरुण मुझे हैरत से देख रहा था और फिर मेरे कांपते शरीर को उसने अपनी बाहों में भर लिया था। कहने लगा, संध्या, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी और फ़ोन भी बंद हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी देर नहीं करूँगा। कहते हुए अरुण ने मेरी आंखों में आए आंसू साफ किए और मेरे माथे को चूम लिया था। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। मैंने और अरुण ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। दिनों दिन मैं अब अरुण से उससे मोहब्बत करने लगी थी और अब मैं उसके साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसने कभी भी मेरे अतीत के बारे में ना तो जानने की कोशिश की, ना ही मुझसे सवाल किया और ना ही कभी मुझ पर शक किया, बल्कि कहता था कि मैं खुशनसीब हूँ संध्या कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताया करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।